नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। कैथल में ताऊ देवीलाल जयंती पर इनेलो ने भव्य रैली का आयोजन किया, जिस दौरान रैली में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला समेत INDIA गठबंधन के दिग्गज नेता भी पहुंचे और एक तरफ रैली पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ अब इनेलो से विधायक अभय चौटाला का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। अभय ने कहा कि अगर प्रदेश में इनेलो की सरकार बनती है तो वृद्धों को 7,500 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा एक सिलेंडर और 1,100 रुपए हर घर में पहुंचाएंगे। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। हर बच्चे को नौकरी देंगे। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो की परिवर्तन यात्रा जब शुरू हुई थी तो कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था, लेकिन रैली के बाद अब विरोधी का आधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सभी के बीच सवाल यही बना हुआ है कि क्या अगर इनेलो की सरकार प्रदेश में आती है तो जो वायदे किए जा रहे हैं वो पूरे किए जाएंगे? इन वादों को पूरा करने के लिए इनेलो के पास खजाना कहां से आएगा? क्या वादों से पहले इन्हें पूरा करने की कोई बुनियाद बनाई गई थी, या ये वादे महज चुनावी लॉलीपॉप, या फिर यूं कहें कि चुनावी जुमला भर है? हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। चौटाला साहब ने कल हरियाणा प्रदेश के लोगों को आह्वान करके ये कहा कि अगर आपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का काम किया तो हम बुढ़ापा पेंशन जो 7500 रुपया करेंगे। और ये भी कहा कि हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर और 1100 रुपये महिला के खाते में देंगे, हर महीने देंगे। वहीं उसके साथ नौजवान के लिए उन्होंने रोजगार की बात करी, नौकरी की बात करी, और ये कहा कि कोई बेरोजगार रहेगा तो हमें उसे अपमानित नहीं होने देंगे, हम उसको सम्मान भत्ता 21,000 रुपया देने का काम करेंगे। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं। एक बार आपसे परिचय करवा देती हूँ। वंदना पोपली जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हैं, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस प्रवक्ता, और ओकार सिंह जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओकार सिंह जी का रुख करना चाहूंगी सबसे पहले। ओकार सिंह जी, जिस तरीके से पहले से कयास लगाए जा रहे थे 25 सितंबर को भव्य रैली होने वाली है, और ऐसे में भव्य रैली हुई, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से भी मैनिफेस्टो जारी किया गया, और ऐसे में आज अभय चौटाला का भी बयान आया है। उनकी तरफ से सीधे जो जनता को जो है सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इन वादों को कैसे पूरा किया जाएगा? चविष्का जी, जब चौधरी देवीलाल जी ने 1987 से पहले कहा था कि मेरी सरकार बनने पर 100 रुपए पेंशन दी जाएगी जी, 10,000 रुपए तक का कर्ज माफ किया जाए, 10,000 रुपए तक का किसान का और व्यापारी का दोनों का कर्ज माफ किया जाएगा, बिजली के बिल माफ किए जाए, तब भी चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी, और उन्होंने कहा था कि ये जनता को बहका रहे हैं, ये 100 रुपए महीना पेंशन दे ही नहीं सकते। और उस समय के 100 रुपए आज के 10,000 रुपए से ज्यादा हैं जी। मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूं कि उस वक्त जो कहा था वो लागू किया था। इनेलो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जुमलों पर विश्वास नहीं करती, जो झूठ पर विश्वास नहीं करती, जो कहती है वो करती है। अब आप कह रहे हैं कि ये कहां से आएगा जी? अब देखिए, प्रदेश का मौजूदा बजट 1,83,950 करोड़ का है जी। कितनी जीरवें लगेंगी ये लगा नहीं पाएंगे, और 1,83,950 करोड़ में से महज 850 करोड़ उद्योगीकरण के लिए है जी। आप उद्योगीकरण कीजिए, जनता को रोजगार दीजिए, लेकिन अफसोस ये सरकार चौक और चौराहे बनाने वाली सरकार है, ये सिर्फ नाम बदलने वाली सरकार है जी। अगर आप उद्योगीकरण को बढ़ावा दोगे, जो हमारे औद्योगिक भाई जी बद्दी में यूनिट लगा के बैठे हैं, तालाब में यूनिट लगा के बैठे हैं, नान में यूनिट लगा के बैठे हैं, और हरिद्वार में यूनिट लगा के बैठे हैं, सिर्फ इस लालच में कि वहां पे बिजली सस्ती है, वहां पर फाइनेंस सस्ता है, और वहां पर इनकम टैक्स की 10 साल की रिबेट थी। यही तो लालच है ना जी। और यही अगर रिबेट हरियाणा सरकार हरियाणा के उद्योगपतियों को दे दे कि यहाँ पे मोरनी का एरिया है, दूसरे पहाड़ी इलाके हैं, उन एरिया को डेवलप करने के अगर हरियाणा सरकार वहां पे जमीन सस्ती प्रोवाइड कर दे, बिजली सस्ती दे दे, लोन सस्ता दे दे, तो जो हमारे भाई बद्दी में, नालागढ़ में, नाहन में और हरिद्वार में
इतनी इतनी दूर इंडस्ट्री लगा के गए हैं, वो हजारों इंडस्ट्री वाले वापिस आएंगे। जब वो इंडस्ट्री वाले वापिस आएंगे तो वो जनता को रोजगार देंगे। अब हिमाचल में क्या है, हिमाचल में 50% रोजगार हिमाचल वालों के लिए रिजर्व है फैक्ट्रियों में। वो वहां नशा नहीं है, वहां कार्य है। लेकिन हरियाणा में बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कारण नशा है। आपने पूछा हम पैसे कहां से लाएंगे इन योजनाओं को पूरा करने के लिए। 1,83,950 करोड़ का बजट है। इसका भी 7500 रुपए पेंशन देने में जरा हिसाब लगाना, कितने रुपए देने पड़ेंगे, कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं जाने वाली है। और बीजेपी तो कहती है हम 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ 5 किलो राशन दे रहे हैं। अगर ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे सकते हैं तो हमारे प्रदेश की तो जनता ही 2 करोड़ 70 लाख है। उसमें से कितने लोगों को रोजगार मिलना है, कितने लोगों की पेंशन है, ये बहुत कम आंकड़ा बैठता है। और बजट 1,83,950 करोड़ का है। बजट में उद्योगीकरण का स्थान ही नहीं है। हम उद्योगीकरण का स्थान देंगे, किसान को सीधे तौर पर कान सिंह जो आप कह रहे हैं, जितना बजट आप बता रहे हैं, आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी के पास भी वो बजट है, तो बीजेपी क्या कर रही है फिर? आप सीधे तौर पर ये सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी, ये बात इनसे पूछिए बीजेपी वालों से कि ये इतने भारी भरकम बजट में क्या कर जवाब रहे ले हैं। लेंगे जी। शिक्षा भी फ्री नहीं दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो इनसे पूछिए। और एक बात कह के बात अपनी समाप्त करूंगा। 67,000 करोड़ का कर्ज था 2014 में, आज 4 लाख करोड़ हो गया। और देश की बात करें तो 55 लाख करोड़ का कर्ज था पिछले 70 साल में, आज 155 लाख करोड़ कर्ज हो गया। ये कैसे हो गया, कहां गए ये पैसे, कौन सी उद्योग लगाए इन्होंने, कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करी इन्होंने, कहां रोजगार पैदा किए। बेरोजगारी तो हर साल बढ़ रही है और बेहिसाबा बढ़ रही है, नशे की तरफ जा रहा है युवा। और इंडिया लेवल पर देखें तो हरियाणा नंबर 1 में है बेरोजगारी में, पेपर लीक मामले में, अपराध के मामले में। ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं। मैनेजमेंट की कमियां बीजेपी में। वंदना पोकली जी, आपने सीधे तौर पर कान सिंह जी को सुना, उनकी तरफ से सीधे कहा जा रहा है आपकी सरकार में बेरोजगारी बढ़ रही है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अब ऐसे में आपने जितनी बातें सुनी उसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। देखिए, सबसे पहले आपने ओंकार सिंह जी से पूछा कि वायदे कैसे पूरे करेंगे, तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन बता दी। मुझे याद है ऐसी कुछ कैलकुलेशन पंजाब के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने भी बताई थी। और जैसे ही पंजाब चुनाव खत्म हुए थे के बाद उनके मुख्यमंत्री तुरंत पहुंच गए थे मोदी जी के पास कि हमें इतना फंड दे दीजिए, हमारे को इतनी मुश्किल हो रही है। मुझे याद है कर्नाटका से पहले भी कांग्रेस ने कुछ वायदे किए थे और इलेक्शन के बाद उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं विकास योजनाएं नहीं करवा सकता क्योंकि मुझे फ्री में जो सुविधाएं हैं वो देनी है। मैं सड़कें नहीं बनवा सकता, मैं स्कूल नहीं बनवा सकता, मैं हॉस्पिटल नहीं बनवा सकता, क्योंकि मेरे को फ्री में पैसे जो है वो लोगों को देने हैं। और कुछ आंकड़े ओंकार सिंह जी को मैं भी बता देती हूँ उनकी पार्टी के लिए। नंबर 1 आंकड़ा इनका ये है कि लगातार 4 बार से बाहर है। नंबर 2 आंकड़ा इनका ये है कि इनकी एक ही सीट है जो ये अपने गिनाते हैं कि हमारे समय में बहुत अच्छा हुआ था या आने वाले समय में बहुत अच्छा कर देंगे। और तीसरा आंकड़ा ये है कि जनता का क्या हाल किया था इन्होंने अपने राज्य में, कोई भी भूला नहीं है। और चौथा आंकड़ा ये है कि इनको तो विपक्षी पार्टियां ही स्वीकार नहीं कर रही, जनता कहाँ से स्वीकार करेगी। तो मुझे लगता है कि एनएलडी पर कुछ बोलना इस समय कहीं ना कहीं आपके चैनल पर भी ज्यादा समय वेस्ट करने की बात है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 25 तारीख को स्थिति क्लियर हो जाएगी, हम लोग जो है गठबंधन का पार्ट बन जाएंगे। इससे पहले ये कांग्रेस के पास भी चले गए कि हमें साथ में ले लीजिए। हम सबको मालूम है कि एनएलडी की जब भी राजनीति रही है वो कांग्रेस के विरुद्ध में रही है। चौधरी देवीलाल जी अलग हुए कांग्रेस से, उसके बाद उन्होंने जितनी भी राजनीति की है कांग्रेस के खिलाफ की है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब एनएलडी को कांग्रेस का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, तो ये बताता है कि इनके पास 90 कैंडिडेट नहीं है। अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं तो लोकसभा चुनाव में क्या होगा मुझे नहीं पता कि एक भी कैंडिडेट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इनको सहायता चाहिए कांग्रेस से, और कांग्रेस बार बार मना कर रही है। मतलब आयुदेवान जी का बयान सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी के जो अनुराग झांडा है उनका बयान सुन लीजिए, हुड्डा जी का बयान सुन लीजिए, सारे इनको मना कर रहे हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं 25 तारीख को हम गठबंधन का पार्ट बन जाएंगे। तो 25 तारीख की आज निकल गई, इनकी रैली भी हो गई, हमने देख लिया मंच पर कौन पहुंचा। मैंने जहाँ तक न्यूज पढ़ी मेरे ख्याल से मुख्य अतिथि नीतीश जी थे, वो भी नहीं आए।
मतलब एक रैली के जो मुख्य अतिथि जिनको बनाया था वो ही नहीं आए, तो उसके बाद ये 10 बार चीजों को गिनवा लें, आप कुछ चीजें याद करके आ जाते हैं, ये बढ़ गया वो बढ़ गया, वो बात अलग है। जब डेटा पे आएंगे तो इनके पास जवाब नहीं होता जी। जैसे कांग्रेस ने भी एक बार कह दिया कि सीएमआई की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 32 हो गई, 37% हो गई, इतने % हो गई, और एक दिन दीपेंद्र हुडा जी आए, बोले जी नहीं ये तो हमारे को जवाब मिला नीति आयोग से कि ये 8 से 9% है, हम तो 6 से 7% पहले से ही कह रहे हैं। तो अपने आंकड़ों पे ही नहीं टिकते हैं। इनको मालूम है मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, राष्ट्र का गौरव बढ़ाने की काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है लोकसभा के इलेक्शन को लेकर। तो लोकसभा के इलेक्शन में चाहे जितनी भी पार्टियां मिल जाएं, अब इसमें आईएनएलडी का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा ये तो कांग्रेस बार बार आईना दिखा ही रही है, इनको बार बार बता ही रहे हैं कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन तो हमें जरूरत ही नहीं, आप अपना वोट शेयर देख लीजिए। बिल्कुल, हालांकि तस्वीरें जो हैं 25 सितंबर को ही क्लियर हो गई कि कौन से नेता वहां पहुंचे कौन से नहीं, क्योंकि पहले से कयास लगाए जा रहे थे। और बजरंग दास जी, आपकी तरफ से भी ये कहा गया था कि इस रैली को जो है राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए, साफ तौर से आपने भी ये बात कही थी। अब आप ही से पूछना चाहूंगी कि अब वहां पर क्या हुआ है? रैली तो हुई है, लेकिन उस माध्यम से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया और आज भी अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया जिसमें कई वायदे किए गए, इसको लेकर अब आप क्या कहेंगे? देखिए, चौधरी देवीलाल जी का हम भी सम्मान करते हैं जी। देवीलाल जी एक सीनियर नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं, और उनके सभी राजनेताओं से अच्छे संबंध थे। जैसे प्रकाश सिंह बादल जी है, वो पगड़ी भाई जी, बदल भाई कहते थे, फारूक अब्दुल्ला जी, नतीज जी, लालू जी, सबके साथ संबंध रहे हैं, होने भी थी, अच्छी बात। मगर जहां आपने रैली का सवाल किया, वो एक सामाजिक रैली हम कह सकते हैं जी। एक चौधरी देवीलाल जी के सम्मान में एक जयंती बनाई गई, और आई साल उनका परिवार जयंती मनाता है। आप देखिए, जेजेपी ने भी बनाई, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने सरसों में बनाई, और जगह जगह उनके परिवार में जो है वो आदित्य जी ने बनाई। तो बनाते हैं, बनानी चाहिए, अच्छी बात है। और आप इसको कहो ये राजनीतिक रैली थी, ये तो खुद अनेलों ने खुद कहा है ये एक सामाजिक रैली है, चौधरी देवीलाल जी के सम्मान में थी। तो ये मामला इस प्रकार का है। दूसरी बात, जहां आज मुद्दा आता है हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का, अनेलों का एजेंडे का, जो इनेलो पार्टी है उनका खुद का एजेंडा है। हर एक आदमी आजाद है अपनी बात को कहने को, अपने एजेंडे को तैयार करने में, अपना घोषणा पत्र करने में, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बात जो हरियाणा की स्थिति आपको मैं अवगत करा देता हूँ, आपका चैनल बड़ा प्रमुख चैनल है, और सारे आपके रिपोर्टर, ये नहीं कि खाली चंडीगढ़ दिल्ली बैठे हैं, हरियाणा के हर जिले में, शहर में, मंडियों में, कस्बों में आपके रिपोर्टर घूमते हैं। हमसे ज्यादा जानकारी आपको है। आज हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस सरकार से, भाजपा सरकार से हर एक वर्ग का नागरिक दुखी है और मुक्ति चाहता है। आपके सामने चाहे किसान ले लो, चाहे कर्मचारी ले लो, व्यापारी ले लो, उद्योगपति ले लो, मजदूर ले लो, हर वर्ग का नागरिक। आप देखोगे आज महंगाई से चढ़ के बोल रही है, बेरोजगारी देख लो, खराब कानून व्यवस्था की स्थिति देख लो, जहां तक की जो हमारे गरीब जो लोग हैं जिनके राशन कार्ड थे 8 लाख से ज्यादा बजरंग दास जी, यहाँ पर बात आईएनएलडी की हो रही है, बीजेपी की नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, आपने अपना पक्ष क्लियर किया। ओमकार सिंह जी, आपसे पूछना चाहूंगी, अभी वंदना पोपली जी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि एक सीट है, बड़ा सवाल है आपके लिए भी, एक सीट है, ऐसे में कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए प्रदेश में? आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि प्रदेश में सरकार आएगी आपकी। जी 2009 में इनसे पूछना, मेरी छोटी बहन से कितनी सीटें थी उनकी? दो थी, और ये अब 2 को देखेंगे। हमारी एक है, हम फकर से कहते हैं, लेकिन वो उस एक आने के पीछे चुविस्का जी एक कारण है। 2019 में हमारी पार्टी विभाजित हो गई थी, परिवार विभाजित हो गया था, मुख्य कारण है। और बीजेपी जो कहती है नेताओं की बात करती है, इनके बाद जितने नेता हैं कुछ इनेलो के उधार लिए हुए हैं, कुछ कांग्रेस के उधार लिए हुए हैं। इनके पास अपने नेता कौन से, इनसे ये तो पूछ लीजिए। इनके जो एमएलए इनके अपने कितने हैं ये भी पूछ लीजिए।
और ये बार बार एक सीट की बात तो करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि इनेलो की तो बात नहीं करनी। लेकिन मेरी बहन ने 6 मिनट लेक्चर दिया, मैंने गिना घड़ी के ऊपर, और 4.5 मिनट बात इनेलो की करी इसने भी। आपको तो ये राय दे रही थी कि आपके चैनल पे इनेलो की राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने 6 मिनट में 4.5 मिनट हमारी बात करी। इसे कहते हैं लालसा, इसे कहते हैं डर, इसे कहते हैं प्यार। कहीं ना कहीं इनके मन में डर है हमारे प्रति। आज कल हमारी जो रैली है उसने साबित कर दिया कि लाखों की भीड़ जो पंडाल में थी उससे दुगनी भीड़ बाहर भी थी। इनके अपने जो माइंड लेवल है ना वो डिस्टर्ब हो चुके हैं वो भीड़ को देख के। और आने वाले समय में जिस तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी संगठन को लेके चल रही हैं, ऐसा संगठन ना कांग्रेस के पास है ना बीजेपी के पास है। और दूसरी बात, संगठन के सहारे ही सब कुछ किया जाता है। बीजेपी में भी अब जो आपसी गुटबाजी है सामने नजर आनी शुरू हो जाएगी। अभी धनखड़ साहब ने कह दिया था मुख्यमंत्री तो मैं भी बन सकता हूं। देखिए कहीं ना कहीं इनमें लालसा तो पैदा है, लेकिन अभी शो नहीं हो पा रही। ये तो कल की रैली ने इनको बेचैन कर दिया है। कौन आया कौन नहीं आया आपको इसमें कोई मतलब नहीं। हमने बीजेपी को तो न्योता ही नहीं दिया जी। अगर इनको न्योता देता है तो पैदल आते भाग के। हमने न्योता नहीं दिया इनको। और दूसरी बात, इस रैली ने एक चीज साबित कर दी कि आज अगर जनता की हितैषी कोई क्षेत्रीय दल है तो हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल है। बगैर इंडियन नेशनल लोक दल के हरियाणा में सरकार बन नहीं पाएगी। ये मैं आज भी कह रहा हूं, क्योंकि जैसे काम इंडियन नेशनल लोक दल ने अपने सरकार के समय किए, मेरी बहन तो भी नेगेटिव बातें कर रही थी ना, इनसे जरा साथ के साथ ये भी पूछ लिया करो। बिल्कुल, जब हमारी सरकार थी आप किसकी गोद में बैठे थे? उस टाइम वो गोदी किसकी थी? वो इनेलो की गोद थी बीजेपी के लिए। और अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चलिए और अगर 2 सीट से कभी कोई सोच सकता था कि 2 सीट वाली पार्टी 47 सीट लेगी 2014 में, ये वापस 2 पे आएंगे जो इनका हिसाब किताब लगता है। जी वंदना पोपली जी जवाब दे दीजिए। देखिए ओंकार सिंह जी शायद मतलब ज्यादा ही ऑफेंडेड हो गए कि उन्होंने कहा कि मैंने 4.5 मिनट इनकी बात करी। बिल्कुल मैंने सही सजेशन दिया था कि ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने विषय एनएलडी पर रख दिया तो एनएलडी पे ही बोलेंगे, वो तो बोलना ही पड़ेगा ना, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। लेकिन हरियाणा के लोग कितना एनएलडी के बारे में बोल रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे मिनट गिनने की बजाय अपने वोट गिनिए कि कितने वोट आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। या सीट तो मेरे ख्याल से अब एक के अलावा वो भी रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं, बीच में नहीं। दूसरी बात, आपने परफॉर्मेंस की बात आपने बात की कि 2009 में हमारी कितनी सीटें थी, आपकी कितनी सीटें थी। तो सही बात है, हमारा नंबर ऑफ सीट बहुत कम था। लेकिन आज समय ये है कि अभी तक हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस नहीं देखी थी और वो उन्होंने परफॉर्मेंस देखी है। नंबर ऑफ सीट कम ज्यादा होना अलग बात है, लेकिन लगातार नकारे जाना, खासकर जब चौधरी देवीलाल की विरासत को लेकर आप चलते हैं और उसके बावजूद ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी चीजें अपने शासनकाल में आपने कर दी। चौधरी देवीलाल जी के मैं भी बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन उनके बाद कैसे आपने कौन सी चीजें करी जिसकी वजह से जनता आपको अभी कहीं से भी स्वीकार नहीं कर पा रही, वो आपको जानना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारी रैली ने साबित कर दिया। मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन राजनीति के गलियारों में कई बार चर्चा होती है कि ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं कि अगर रैली पर आधारित चुनाव हो जाए तो हम तो हमेशा ही जीत जाएंगे, क्योंकि रैली तो बहुत बढ़िया होती है। तो रैली की तो बात आप करिए मत ना, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, एक दिन में 4 रैली करी थी हम एक साथ अलग अलग नेताओं के साथ, और एक से बढ़कर एक पूरी बारिश के अंदर ऐसी सफल रैलियां की थी हमने। तो रैली की भीड़ की आप यहाँ पर बात ना करिए। बात यह है कि जनता किसको चाह रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी को चाह रही है, जनता नरेंद्र मोदी जी को चाह रही है, नरेंद्र मनोहर लाल खट्टर को चाह रही है, और ये आपको अच्छे से मालूम है। अभी आप कह रहे थे डर लालसा, आप कहते कि हमें डर लग रहा है, तो डर तो मुझे लगता है कि ओम प्रकाश चौटाला जी का भी रिसेंटली एक बयान आया, तो उन्होंने कहा था कि मैं चाय पीता नहीं हूँ, खाना मैं घर से खाकर चलता हूँ। तो उस स्टेटमेंट के पीछे मुझे कारण वही समझ आया कि जब एक समय में लोग चाय पिलाने के लिए भी डरते थे कि चाय पिला दें और पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाए, तो वो डर वो होता है, डर ये नहीं है, डर वो होता है। तो मुझे लगता है कि बाकी पार्टी कितना भी क्लेम कर ले, लेकिन ये जो गठबंधन है
उसकी सच्चाई दिख रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था जब ये गठबंधन बना था, ये स्वार्थ पर बना हुआ गठबंधन है, अपने अपने स्वार्थ को लेकर आए हुए हैं। इनको देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ INDIA नाम रख लेने से कोई राष्ट्रभक्त या देशभक्त नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से आर्मी पे बार बार प्रश्न उठाए जाते हैं, जिस प्रकार से देश पर बार बार देश के विरोधी ताकतों के साथ खड़ा हुआ जाता है, वो बताता है कि तू देश से कुछ लेना देना नहीं है। ये कहीं ना कहीं इनको लगता है सत्ता से बाहर है, और अब मोदी जी और भाजपा का सीजन जो है, जो ऐसा शुरू हुआ, खत्म होने वाला नहीं है। ये 24 और 29 की तैयारी नहीं हो रही है, ये 49 और 54 की तैयारी हो रही है कि कभी तब तक अगर हम आपस में मिलकर एक हो जाएंगे। आप ही देखिए हरियाणा में क्या बयान आ रहे हैं, NLO तो कांग्रेस कहती है हम नहीं लेंगे, आम आदमी पार्टी कहती है हम नहीं लेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक बार बजरंग दास जी से पूछ लेते हैं वंदना पोपली जी। जी बजरंग दास जी, अभी आपने दोनों को सुना, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। देखिए मैडम जी, मेरी छोटी बहन वंदना जी बोल रही थी भाई हमारा अच्छा काम है, लोगों ने हमारा काम देखा है जी, मगर लोगों ने इनका काम देख के लोगों ने फैसला कर लिया कि हरियाणा से इनसे मुक्ति चाहती जनता, फिर जल्दी जल्दी फारिग करना चाहती है। 2024 नहीं, आज चुनाव करा लो, आज पता लग जाए 2 का आंकड़ा ये छू नहीं सकेंगे, मैं दावे के साथ। चलिए जब चुनाव होंगे तो बजरंग दास जी ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बद से बदतर हो चुकी है, लोगों के अंदर बड़ी भारी तकलीफ है कि सरकार से, और कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है, इसमें कोई दो राय। ओकार सिंह जी आपका लास्ट कमेंट। देखिए मेरी बहन ने बोला बीजेपी की परफॉर्मेंस लोगों ने देखी है, बिल्कुल देखी है। आपको परफॉर्मेंस इलेक्शन में नजर आएगी, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक, प्रॉपर्टी ID, फैमिली ID, और इसके अलावा 10 लाख लोगों के पीले कार्ड काट देने, 5 लाख पेंशन काट देनी, ये सारी समस्याएं तो एक तरफ हैं, लेकिन जो पोर्टल है ना, किसान को भी पोर्टल पर अपनी समस्या अपलोड करानी पड़ती है, तो CSC सेंटर में 200 से 500 रुपए देने पड़ते हैं। आज अगर किसी बुजुर्ग ने अपनी पेंशन लगवानी है तो पोर्टल बंद होता है, जाके पोर्टल वाला 200 रुपए भी ले लेता है, पोर्टल पे अपलोड भी नहीं होती समस्या। ये आपको 2024 में जनता बचाने वाली है, आप निश्चिंत रहो। आपको क्या मिलेगा, आपकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल बिल्कुल, जब चुनाव होंगे तो सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। वंदना पोपली जी आपका लास्ट कमेंट। जी मुझे लगता है कि जिस तरह से पोर्टल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, 200 रुपए ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, तो पूरी की पूरी पेंशन खाने का काम जो किया करती थी सरकारें, वो भी हरियाणा ने देखा है। जिस प्रकार से लाइन में लगाया जाता था, चाहे सिलेंडर हो या कोई भी चीज लेनी हो, उसके लिए लाइनों में लगा करते थे, ये भी देखा है। तो गर्मियों में पूरी पूरी रात लाइट नहीं आती थी, और किस प्रकार से जो किसान की जमीन है उस जी को देने का काम किया था। ये सभी चीजें जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टियां उन्होंने देखी हैं, और आज एक सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, तो मुझे लगता है उसकी परफॉर्मेंस आप भी जल्दी देखेंगे। ज्यादा नहीं है 24 के इलेक्शन, और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। चलिए बिल्कुल ये देखना होगा कि चुनाव के बाद सत्ता में कौन सी पार्टी आती है, क्योंकि लगातार इसी तरीके से राजनीतिक चीजों के साथ ही अब ये देखना होगा, क्योंकि लगातार तो अब इसी तरीके से पार्टियां अपनी तरीकों से मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं, लोगों को, जनता को लुभाने के लिए बिल्कुल कोशिश कर रही है। तो फिलहाल आप तीनों का, वंदना पोपली जी आपका भी, बजरंग दास आपका जी, और ओकार सिंह जी आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।